आज हम लोग क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। और ये चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। आ रहे ना पूरा? चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। ये चैप्टर से हम लोग के एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, MCQ या SAQ, और 4 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर से आप लोग को मैक्सिमम कितना पढ़ना है? 4 पॉइंट, क्योंकि बड़ा वाला जो आंसर है लॉन्ग क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? तो 4 पॉइंट। समझ में आ रहा है बात? तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? अगर आप लोग बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग, तो क्या बोलोगे तुम लोग कि सर स्टाफिंग का क्या मतलब है? स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिससे आप सबऑर्डिनेट्स को, वर्कर्स को, लेबर्स को रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रमोशन देते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये सब प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप वर्कर मतलब स्टाफिंग स्टाफ वर्ड से आता है। तो स्टाफिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप स्टाफ लोगों को रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग दे रहे, सिलेक्ट कर रहे, प्रमोशन दे रहे। ये सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाफिंग। क्लियर पॉइंट? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग? स्टाफिंग का क्या फीचर्स है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, नंबर 1, पीपल ओरिएंटेड। स्टाफिंग जो है, इसका जो लेना देना है वो है पीपल से, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर से, लोगों से। स्टाफिंग इज पीपल ओरिएंटेड। दूसरा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड। स्टाफिंग किया जाता है टू प्रमोट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो, स्टाफिंग पूरा ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चलते रहते हैं। समझ आ रहा है बात? कोई ना कोई ज्वाइन करेगा, फिर उसको ट्रेनिंग दो, फिर उसको प्रमोशन दो, फिर कोई छोड़ेगा, फिर वापस से किसी को ट्रेनिंग दो, फिर मतलब ये पूरा प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूअस है, चलते रहेगा। इट इज अ ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल ओरिएंटेड। देखो, स्टाफिंग ग्रुप का भी किया जाता है और इंडिविजुअली भी किया जाता है। तुम इंडिविजुअली भी किसी को ट्रेनिंग दे सकते हो, रिक्रूटमेंट दे सकते हो, प्रमोशन भी दे सकते हो, और पूरा ग्रुप का भी दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही प्रोसेस है स्टाफिंग में। तो ये सब था फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोग पढ़े हैं ना? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोग पढ़े। तो स्टाफिंग जो है ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है? नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ आता है? नहीं है क्या बुक में? चेक करो, है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हो सकता है आगे पीछे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आता है स्टाफिंग में, है ना? क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आता है स्टाफिंग में। लाओ बुक दो। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आता है स्टाफिंग में। क्या मतलब है? इसका मतलब है एस्टिमेशन। पॉइंट नंबर 1 जो तुम लोग के बुक में, एस्टिमेटिंग वर्क मैन पावर रिक्वायरमेंट। कितना लोगों का ज़रूरत है? ये तो पहले तुम अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर रहे हो तो तुम ऐसे ही तो नहीं ना रिक्रूटमेंट चालू कर दोगे, जिसको पकड़ के काम में रख लोगे। तुम पहले क्या डिटरमाइन करोगे कि हमको कितना लोगों का ज़रूरत है। समझ में आ रहा है बात? मेरा ऑफिस में, कारखाना में, फैक्ट्री में कितना लोगों का ज़रूरत है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ कि नहीं? यस। तो दूसरा, रिक्रूटमेंट। तुमको पता चल गया हाँ भाई हमको 10 लड़का चाहिए। अब तुम रिक्रूटमेंट करोगे तो 10 लड़का चाहिए, तो तुम इंटरव्यू के लिए 10 ही को बुलाओगे? तुम 50, 20, 40 को बुलाओगे? तो उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब तुम लोगों को इनकरेज कर रहे हो कि भाई जॉब के लिए अप्लाई करो। उसके बाद आता है सिलेक्शन। जो रिक्रूटमेंट हुआ है, जो अप्लाई किया है, उसमें से हम चुन लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, हाँ ये हमको चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट स्टेप है जिसको सिलेक्ट किए हैं उसको
प्लेसमेंट देंगे, भाई तुमको क्या काम करना है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है ना काम का समरी बताना उसको, समझ में आ रहा है बात, काम का समरी बताना कि देखो तुमको ये है, यहाँ पे ये रखा था, यहाँ पे ये रखा था, सब उसको समझा रहे। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टाफिंग का ट्रेनिंग। समझ में आ रहा है, कोई जितना भी काम सीखा हुआ रहा है लेकिन तुम नया कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले तुमको क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा। बिना ट्रेनिंग का काम में नहीं रखता है। ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा। मतलब अप्रेजल का मतलब तुमको इंसेंटिव देगा, तुम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया बोनस देगा। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट है प्रमोशन, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो प्रमोशन दे देगा, लो है प्रमोशन। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये सब क्या है, ये सब था स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, रिक्रूटमेंट का मतलब हम पहले ही समझा दिए, कैंडिडेट्स को मोटिवेट करना कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। मोटिवेटिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट दो सोर्सेस से होता है, रिक्रूटमेंट दो सोर्सेस से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जब तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी को रिक्रूट कर रहे हो उसको बोला जाता है इंटरनल सोर्सेस। जब तुम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी को रिक्रूट कर रहे हो उसको बोला जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल में क्लास 11 के टीचर है, 11 में हम अकाउंट्स पढ़ा रहे। अब उस स्कूल का 12th का अकाउंट्स का टीचर कुछ दूसरा था, वो छोड़ दिया। तो अब ये लोग क्या किया, हमको ही बोला कि सर आप 12th को पढ़ा दीजिए। तो ये क्या इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। और एक क्या किया, दूसरा कोई टीचर को मोटिवेट, मतलब बोला कि भाई कोई दूसरा स्कूल का टीचर है कि आप जो है यहाँ पे आके पढ़ाइए। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। समझ में आए बात। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या आता है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। जैसे कि मेरा कोलकाता वाला ब्रांच में 5 मैनेजर है, दिल्ली वाला ब्रांच में 2 मैनेजर है। कोलकाता का 2 मैनेजर को उठाकर दिल्ली में ट्रांसफर कर दिए, तो ये हो गया इंटरनल रिक्रूटमेंट। या फिर दिल्ली का 3 जो असिस्टेंट मैनेजर है उसमें से 2 को मैनेजर में प्रमोट कर दिए, तो ये भी हो गया इंटरनल रिक्रूटमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे वैकेंसी को फिलअप किया जा रहा है, बाहर का कोई नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है बात। और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, बहुत सारा है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें से एक है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर जैसे कि मान लो अब हम टीचर है, हमको जॉब चाहिए, तो हम स्कूल जाके अपना CV डालें। अब जैसे ही स्कूल को ज़रूरत पड़ेगा मेरा CV उसके पास है, बुला लेगा, आ जाओ। समझ में आया बात। तो ये हो गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और आता है एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या गेट हायरिंग। वर्कर लोग क्या करता है, फैक्ट्री का गेट के सामने जाकर डेली खड़ा हो जाएगा। अब डेली जो है फैक्ट्री के अंदर से एक आदमी निकलेगा, जितना वर्कर का ज़रूरत होगा उन लोग को अंदर बुलाएगा, काम करवाएगा, शाम में पैसा देगा, बस रिश्ता ख़त्म यहीं से। ये होता है ना। तो ये भी एक सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसको बोलते हैं गेट हायरिंग। बड़ा बड़ा फैक्ट्री में होता है, कंस्ट्रक्शन साइट में तो ज़्यादा होता है। आज ढलाई है, 50 आदमी चाहिए, 50 वर्कर को लेके गया, सुबह से लेके शाम तक घटा, ढलाई हो गया, पैसा दिया, चलो काम क्लियर है ना। फिर आता है एडवर्टीजमेंट। हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये भी तो एक सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। मान लो हमको एक मैनेजर चाहिए, न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिए, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया ये। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस, जिसको बोलते हैं रोजगार दफ्तर। तुमको जॉब चाहिए, तुम एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस गए, रोजगार दफ्तर जिसको बोलते हैं, तुम वहाँ जाके अपना पूरा क्वालिफिकेशन बताए, हम इतना तक पढ़े, ये आता है, ये कर लेते हैं, तुम अपना पूरा डिटेल बताए, वो लिख लिया। उसके बाद कंपनी को जब ज़रूरत होगा वर्कर का, कंपनी जाएगा रोजगार दफ्तर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, बोलेगा भाई हमको 10 वर्कर चाहिए BCom पास, 5 वर्कर चाहिए जिसको पेंटिंग आता हो। उन लोग के पास सब लिस्ट है, वो लोग मारेगा, आ गया पूरा लिस्ट, दे देगा, लो जाओ कॉल कर लो। होता है ऐसा, लोगों को पता है ये सब कि नहीं, कभी नहीं सुनी सब। जा बाबा, बहुत सारे एजेंसीज देखते हैं, न्यूज़ व्यूज़ में आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जॉब दिला रहा है, कंसल्टेंसी जॉब दिला रहा है,
तो लोग क्या करते हैं, लोग का यही काम है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। टीचिंग में भी होता है। जब मेरे पास, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थोड़ा नाम हो गया तो सब डायरेक्टली आ जाता है। जब 3 साल 2-4 साल पहले तो उस वक्त उतना हमको कोई जानता नहीं था, तो हमको ट्यूशन कहाँ से मिलता था, अलग अलग एजेंसीज वो लोग प्रोवाइड करता था। उन लोग को हम बता दिए कि हाँ हम ये पढ़ाते हैं, ऐसा ऐसा पढ़ाते हैं, 2-3 वो लोग डेमो क्लास ले लिया, देख लिया कि हाँ ठीक ठाक पढ़ा ले रहे हैं, उन लोग स्टूडेंट देता था, मतलब घर जाकर पढ़ाइए आप। तो ये भी क्या, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये भी एक तरह का सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। समझ में आया बात। फिर रिकमेंडेशन के थ्रू, अब हम काम कर रहे हैं, मेरा एक दोस्त है, बोला कि एक आदमी को और दरकार है, हम बोले अच्छा मेरे एक तो दोस्त है उसको बुला ले, उसको भी रख लो काम में। तो ये भी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। क्लियर हुआ पॉइंट। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, देखते हो बहुत सारा कॉलेजेस में जाता है, कंपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में चला गया, वहाँ से वर्कर लोग, मतलब वर्कर ने स्टाफ लोग को हायर कर रहे हैं, ये सब कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। अब जैसे मान लो विप्रो या TCS, जिन लोग को इंजीनियर चाहिए तो ये लोग डायरेक्टली इंजीनियरिंग कॉलेज चला जाता है, वहीं पे हायरिंग किया, वहीं से उठाया लेकर आ गया। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया। चलो ये सब क्या था, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर हुआ, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं तो इसका क्या एडवांटेज है। पहला, इकोनॉमी, सस्ता में निपट जाता है ना, खर्च करने का जरूरत नहीं। फेमिलैरिटी, तुम जिसको हायर कर रहे हो वो पहले से ऑर्गेनाइजेशन को जानता है, तो कोई नया नहीं है वो। मोटिवेशन, बाकी सबको मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा देखो इसको प्रमोट करके मैनेजर बना दिया है, हम लोग भी अच्छा मेहनत करेंगे, हो सकता है हम लोग को भी प्रमोट करते हैं मैनेजर में। समझ में आया। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारा टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब मान लो 2 असिस्टेंट मैनेजर है, लेकिन मैनेजर का पोस्ट एक ही है, तो दोनों में से कोई एक को मैनेजर बनाना है, दूसरा बोलेगा वो बेटा उस मेरे साथ गलत हुआ है, उसको ही बनाया, जबकि मेहनत तो ज़्यादा हम किए थे। तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है ना, जो नॉर्मल सी चीज़ है। लिमिटेड चॉइस, इंटरनल सोर्स में तुम्हारे पास लिमिटेड चॉइस रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब तुम लोग को मान लो ऑप्शन दे दिया जाए, यही 2 असिस्टेंट मैनेजर, इसमें से कोई एक को मैनेजर बनाना है। अब तुम लोग को दोनों ही बेकार लग रहा है, दोनों में कोई लायक नहीं है, बट अब चॉइस नहीं है, अभी ये इसी से निपटाना है काम। डिसएडवांटेज। तीसरा, फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता है ऑर्गेनाइजेशन में, वही घिसा पीटा जो है वही से काम चल रहा है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। एंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है ये इनकम्प्लीट है। अब अगर तुम मान लो असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना रहे हो, तो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट खाली हो गया, अब उसको तो फिलअप करना होगा, तो बाहर से कोई ना कोई को तो लाना होगा। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया। तो ये सब क्या था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का भी तो होगा एडवांटेज डिसएडवांटेज। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एडवांटेज पहला है क्वालिफाइड पर्सनल, जैसे कि अभी तुम लोग का स्कूल में हुआ। अब मान लो जो ऑलरेडी कॉमर्स टीचर था उसी को बोलता कि सर आप ही जो है अकाउंट्स और कॉस्ट टैक्स ले लीजिए, तो हो सकता है वो उतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, है ना, नहीं हो पाता। बट एक्सटर्नली बाहर से लाया गया वो ज़्यादा क्वालिफाइड रहेगा। वाइड चॉइस, जब तुम बाहर से ला रहे हो तुम्हारे पास वाइड चॉइस है ना, बहुत सारा चॉइस है तुम्हारे पास, किसी को भी तुम लेकर आओ अपने चॉइस के हिसाब से। स्पिरिट, फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, एंटर करता है नया जोश के साथ। जैसे कि देखो हम जब नए नए पढ़ाने गए थे स्कूल में, तो हम भी एकदम जोश में थे, पढ़ा रहे आराम से, पीरियड ख़त्म हो गया तभी भी पढ़ाते जा रहे, डेली टाइम से जा रहे। बट जैसे जैसे एज ज़्यादा होगा, हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर रुक के रहेंगे, मेरा 10 साल 15 साल, तुम लोग भी नोटिस किए होगे जो एजेड बहुत टीचर लोग रहते हैं, मान लो 40s में 50s में, वो लोग उतना ज़्यादा ये नहीं करते, स्पेशली अगर वो पुराना हो गया तो पता है यार अब हमको तो यहीं रहना है, तो ठीक है पढ़ा रहे। बट जो यंग रहते हैं, अभी नए नए पढ़ाना स्टार्ट किए, तो वो एकदम जोश में रहते हैं। हम जब स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया 2019 या 20 में, जो भी नया स्टूडेंट आता था ना, फिर से उसको स्टार्टिंग से पढ़ाने बैठ जाते थे। अब एक पूरा साल मेरा चलते रहता था। अब स्टूडेंट तो आते रहते हैं पूरा साल,
अब उसी को पढ़ा रहे अलग से बुला के ये करके, जैसे जैसे टाइम जाने लगा तो क्या हुआ, हम बोलने लगे नहीं ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उस वक्त कम बच्चा रहता था, 2 1, तो पढ़ाते जा रहे शुरू से, एक एक चीज़ को 3 बार पढ़ाते जा रहे। बट क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम गया तो अब ये चीज़ क्या अब पॉसिबल नहीं है। अब 10 15 बच्चे 20 बच्चे है, अब हमेशा कोई ना कोई आ रहा है या कोई एब्सेंट कर रहा है, तो उसको बैठा कर समझाने लग जाएंगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है बात। तो जो फ्रेश टैलेंट रहता है उसके पास क्या रहता है, फ्रेश जोश के साथ आता है वो, है ना। तुम कोई बच्चा लड़का रहेगा जो नए नए बाहर जाना चालू किया तो उसको कोई भी काम बोलो कर देगा। 60 साल 8 साल 10 साल का बच्चा है जो नए नए बाहर जा रहा है, पहले वो वीला, तो हाँ वीला दे रहे लाइए ना, इसला दे। अब वही थोड़ा जब 15-16 साल का हो जाएगा तो उसको बोलो फिर भी जा रहा है नीचे, फिर जा रहा है ना। ये चीज़ तुम नोटिस की होगी। या कोई जब घर में एकदम छोटा बच्चा आता है 7 साल 8 साल का, बोले बाबू जाओ चार्जर लेके आओ, वो खुशी खुशी लगा है, बाबू जाओ पानी दो, फट से देगा। मेरा कज़न लोग आते हैं छोटा छोटा 8 साल 10 साल का 6 साल 7 साल का, लोग अरे बाबू जाओ वहाँ से किताब लेके आओ, खुशी खुशी, हाँ कौन वाला किताब, जाओ इसको रख दो। अब वही जो थोड़ा बड़ा रहेगा 17-18 साल का, उसको बोल दो अब कर तो देगा, बड़ा है सुन, 1-2 बार बोलो, उसके बाद हेडफोन लगा के रहेगा, इग्नोर करेगा, है ना। तो जब तुम फ्रेश टैलेंट आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके अंदर क्या है, जोश रहता है। एडवांटेजेस है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, है ना। बट इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज पहले ये एक्सपेंसिव मेथड है। तुम बाहर से किसी को ला रहे हो, तुम उसके लिए एडवर्टीजमेंट दोगे, समझ में आ रहा है बात, तुम उसके लिए इंटरव्यू लोगे, तो पैसा खर्च हो रहा है ना, ये सबके टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम लगेगा। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग दी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अब कोई टीचर है जो 30 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है, वो बोलेगा यार हम 30 साल से पढ़ा रहे लेकिन हमको प्रिंसिपल नहीं बनाया, बाहर से किसी को लाके प्रिंसिपल बना दिया, है ना। होता ही है ये चीज़। कोई पुराना मान लो वर्कर है या स्टाफ है, अब बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं वो, लेकिन तुम बाहर से किसी को बुलाकर उससे ऊंचा पोजीशन में दे देती हो, तो उसको लग जाता है, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, यार हम इतने दिन से मेहनत किए और बाहर वालों को ये पोजीशन दे दी है। समझ में आया बात। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है। अब आते हैं सिलेक्शन। अच्छा कुछ पूछना है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में, या उसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड कुछ नहीं ना। चलो अब आते हैं सिलेक्शन। सर सिलेक्शन का क्या मतलब है। सिलेक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ द रिक्रूटेड कैंडिडेट्स बेस्ट को सिलेक्ट करना है। जितना भी कैंडिडेट्स का रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें से सबसे बेस्ट को सिलेक्ट कर लेना, जॉब में रख लेना, उसी को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। समझ में आया बात। अब देखो सिलेक्शन का एक प्रोसेस रहता है या स्टेप्स रहता है। क्या स्टेप्स रहता है। सबसे पहले होता है रिसीविंग एप्लीकेशन। तुमको एप्लीकेशन मिलता है, सबसे पहले तुम एप्लीकेशन को चेक करते हो, स्क्रूटिनाइज करते हो, समझ में आया। उसमें से जो सूटेबल है उसको रखे, बाकी सबको रिजेक्ट। अब जिसको जिसको रखे हो उसको तुम सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुलाओगे। समझ में आ रहा बात। सिलेक्शन टेस्ट में कुछ भी टेस्ट हो सकता है। सिलेक्शन टेस्ट में तुम मान लो इंटरव्यू ले लिए, रिटन टेस्ट ले लिए, ट्रेड टेस्ट ले लिए। जैसे कि अब मान लो तुम किसी को, कोई शेफ़ को बुला रहे हो, तब तुम हो सकता है उसको बोलोगे तुम कुकिंग करके दिखाओ, खिलाओ। टेलर को बुला रहे हो तो तुम बोलोगे तुम काट वाट के कपड़ा दिखाओ, सिलाई विलाई करके दिखाओ, है ना। ट्रेड टेस्ट ले लिए। समझ में आया बात। उसके बाद क्या होता है, ये सब के बाद इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू। हाँ भाई कितना लीजिएगा, क्या लीजिएगा बोलिए। आफ्टर दैट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, सब कुछ ठीक ठाक है तो इसका कुछ बीमारी तो नहीं है। आफ्टर दैट उसका बैकग्राउंड चेकिंग होता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पुलिस वेरिफिकेशन। मेडिकल के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि इसका नाम है कुछ केस कास तो नहीं है, किसी को मार पीट के तो नहीं रखा है, कुछ चार्जेस वार्जेस तो नहीं लगा हुआ है ना। जिसका जॉब वो होता है सब होता है। एंड आफ्टर दैट तुमको प्लेसमेंट दिया जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो बेचारा का जॉब लगने वाला है लेकिन उसके ऊपर एक केस किया हुआ है, तो बहुत डर है। मतलब फैमिली में लड़ाई झगड़ा हुआ था तो मारा पीटी केस डाल दिया इसके ऊपर एक। अब वो टेंशन में है। अरे बाप, कौन बोला नहीं देखता, सब देखते। अब तुम नॉर्मल जगह में जा रहे हो तो नहीं। अगर मान लो तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट में भी बहुत कोई बड़ा कंपनी में लग रहा है, TCS में या विप्रो में या कोई अच्छा बड़ा SBI में बड़ा, तो चेक होता है। अब अगर तुम नॉर्मल, अब तुम मान लो कोई मार्केट कोई दुकान में जा रहे हो काम करने, तो थोड़ी तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करेगा, तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन करेगा।
वो बोलेगा इतना से इतना आना है, इतना रुपया देंगे, आया कल से। बट जो बड़ा बड़ा कंपनी है या गवर्नमेंट जॉब है, ये सब में पूरा पुलिस वेरिफिकेशन होता है, बहुत टाइम लगता है इसमें। हम लोग के जितने भी जान पहचान या मेरे फ्रेंड है, वो प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, पुलिस वेरिफिकेशन में लंबा प्रोसेस लगता है। आके मोहल्ले में पूछेगा तुमसे रिलेटेड। बगल हम लोग के बिल्डिंग में एक है भाई, तो उनका एक बड़ा स्कूल में लगाया, गवर्नमेंट स्कूल है, तो आया था, नाम दे देता है 2-3 आदमी का कि हाँ मोहल्ले में तुमको कोई जानता है, हाँ ये जानते हैं। तो लगा आया, पूछा कैसा है, नहीं कुछ पूछा नहीं, सिर्फ पूछा जानते हो, हाँ कैसा है, बोला हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। बस वो लोग भी जान रहे कि अगर कुछ केस वेस रहता है तो पता चल ही जाता है थाना से। जब केस है नहीं तो उन लोग भी लाइटली ले लेते हैं। तुम पासपोर्ट बनाने जाओगे, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पासपोर्ट में भी तुम्हारा नाम में अगर केस रहेगा तो मुश्किल हो जाता है। पासपोर्ट बनाने में पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हम बनाए थे 12 के बाद, तुमसे पूछा था कुछ तुम्हारा नाम में केस वेस तो नहीं है, हम बोला नहीं। चेक करेगा। तो इसीलिए मारा पीटी, थाना पुलिस से बच के रहने ये सब समझ में आया। इन्हें जो उसमें मार पीट दी है। सोहेल भाई को जानते हो ना, सोहेल भाई, उनका एक बार बहुत हेवी किसी से झमेला हो गया था, बोले इसको मारेंगे। तो हम लोग के सर बोले थे कि अभी नहीं, जॉब लगने का बाद। एक बार तुम्हारा जॉब लग गया, तुमको प्लेसमेंट मिल गया, उसके बाद तुम मारो पीटो जो करना है करो, तुम्हारे पर केस होगा तो केस चलेगा, कोई टेंशन नहीं, जॉब से नहीं हटोगे तुम एक, क्योंकि अब तो प्लेसमेंट जॉब आ गया ना। बस उसके बाद अगर कुछ हुआ, जेल झमेला मारा पीटी जो भी हुआ, केस चल रहे, तुम अपना जॉब करो, वहाँ केस लड़ो, कोई बात नहीं। बट जॉब से पहले हो जाता है ना, तब ये दिक्कत हो जाता है वेरिफिकेशन में। चलो, तो सिलेक्शन का मतलब हो गया, स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन समझ में आ गया, क्या क्या नहीं करना है समझ में आ गया। तो चलो अब आगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को उसके नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करवाने में हेल्प करना। ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? तुम्हारे एग्जिस्टिंग नॉलेज में इजाफा हो, तुम नया चीज सीखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको तो पता ही है पढ़ाना क्या है, बट हम अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम सीख रहे हैं और कितना बेटर वे में पढ़ाया जा सकता है, और क्या क्या अच्छा तरीका है पढ़ाने का। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया ट्रेनिंग का मीनिंग? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग का 2 मेथड रहता है, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, इधर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जॉब में रख के तुमको काम सिखाया जा रहा है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जॉब के जगह से दूर जगह में ले जाकर तुमको काम सिखाया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा काम है, तुम देखते होगे काम हो रहा है, तुम काम भी कर रहे हो और सीख भी रहे, और बहुत सारा ऐसा है कि तुमको दूर जगह ले जाकर काम सिखाया जा रहा है, उसके बाद तुमको काम में रखा जा रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ऑन द जॉब मतलब जॉब में रहकर, ऑफ द जॉब मतलब जॉब से दूर। अब इसका कुछ मेथड जान लेते हैं, क्या मेथड है ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब का। ऑन द जॉब का पहला मेथड है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है, बंद कर दो अगर पानी आ रहा है तो, नहीं आ रहा है ना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंडक्शन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक एग्जांपल है इंडक्शन ट्रेनिंग या इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है ना, जो न्यूली अपॉइंटेड वर्कर या एम्प्लॉय है उसको प्लेस कर दिया जाता है एक सुपीरियर एम्प्लॉय के साथ, और वो उसके साथ रहकर काम करता भी है और सीखता भी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैंक में एक क्लर्क का जॉब लगा, अब जॉब तो लग गया उसका, बट उसको भी थोड़ी पता है बैंक का हर चीज़, तो उसको कोई एक सीनियर क्लर्क के साथ लगा दिया, तुम इसके साथ रहकर काम करो, वो काम भी करो और उससे काम भी सीख रहा है। इसको बोला जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग। अब आता है अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग में भी वही होता है कि तुमको काम आता नहीं है, तुमको काम में रख लिया गया है और तुम काम सीख भी रहे हो, बदले में तुमको कुछ पैसा भी मिल रहा है और तुम काम कर भी रहे हो। ये सब जनरली अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग जो है ये जनरली होता है ब्लू कॉलर जॉब के लिए, मजदूरी वाला जॉब के लिए, फिजिकल वर्क वाला जॉब के लिए, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, अप्रेंटाइनशिप वाला जॉब रहता है।
अब इलेक्ट्रिशियन का जॉब या वेल्डिंग का जॉब तुम घर में बैठ के थोड़ी सीखोगे, तुम कारखाना जाओगे, उसके साथ सीखोगे कैसे वो वेल्ड कर रहा है, कैसे वो फोल्ड कर रहा है, कैसे तोड़ रहा है, क्या कर रहा है। तुमको भी बोलेगा चल पकड़, यहाँ पकड़, इसको काटो, यहाँ पर झलाई करो, ये करो। तो इसके साथ अब तुमको पैसा भी देते हैं हफ्ता के एंड में या महीना के एंड में, है ना, 4,000 5,000 कुछ भी तुमको देगा। तो ये हो गया अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग। इसी तरह आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। बट इंटर्नशिप और अप्रेंटाइनशिप में डिफरेंस ये है ना, अप्रेंटाइनशिप होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, मजदूरी वाला काम के लिए, और इंटर्नशिप होता है वाइट कॉलर जॉब, मतलब पढ़ा लिखा जॉब के लिए। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पढ़ाई करता है तो डायरेक्टली पढ़ के नहीं बन जाता है, उसको इंटर्नशिप भी करना पड़ता है 2 साल 3 साल चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर रहकर, और बदले में उसको भी कुछ पैसा मिलता है 2,000 2,500 3,000। उसी तरह लॉयर, उसको भी इंटर्नशिप करना पड़ेगा एक सीनियर लॉयर के अंदर। डॉक्टर, अगर ये ना हो, मान लो अगर डॉक्टर डायरेक्टली पढ़ के डॉक्टर बन गया, अब वो पढ़ लिया कि हाँ कैसे काटना है, क्या डायरेक्ट तो घुसेगा ऑपरेशन थिएटर तो जान नहीं लेगा आदमी का, है ना। तो उसको क्या है, पहले तुम जाओ इंटर्नशिप करो 3 साल या 2 साल या 4 साल, जो भी रहता है, हमको उतना पता नहीं है। मेरा बहुत सारा फ्रेंड लोग डॉक्टर है, एक मेरी फ्रेंड है 2nd ईयर में MBBS का। तो एक दिन बात कर रहे थे, वो अचानक से वो वीडियो भेजी, देखा क्या वीडियो है, देख रहे लाश है, एक डेड बॉडी, उसका सर ऐसी फूला हुआ, यहाँ से हाथ अलग है, हमको दिखा रही, देखो ये वाला नस है, नस है। हाँ जल्दी से वीडियो डिलीट, हम बोले ये सब मत भेजोगे। और अभी हम रात का खाना खाने वाले थे, अब जो हम देख लिए ना, हमसे खाना नहीं खाया गया। मतलब हम लोग थोड़ी देखते हैं आदमी मरा पड़ा हुआ है, वहाँ से वो मजाक उड़ा रही, बोले हम लोग ये सब नहीं होता है भाई। अब उन लोग का क्या, अब मान लो वही डॉक्टर है, 4 साल पढ़ी है, उसके बाद वो डायरेक्ट घुस रही है, हो सकता है उन लोग का भी स्टार्टिंग में हुआ होगा, अब उन लोग का होते होते नॉर्मल हो गया। देखते हो डॉक्टर लोग उतना, कभी कोई बीमारी उतना ये नहीं होता। मेरा जो ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर लोग गाना गा रहा था ऑपरेशन के टाइम में, हम टेंशन में। खुद मेरा तो आज तक एक बदन में कहीं पे ये भी नहीं है, स्टिच भी नहीं है, और इतना बड़ा ऑपरेशन, हड्डी काट के निकालेगा, ये करेगा वो करेगा, हम एकदम टेंशन में। बॉडी तो सुन हो गया था, मतलब दर्द नहीं लग रहा था, लेकिन कान वान तो खुला था, नज़र आ रहा था, सुनाई जा रहा था। अब हम यहाँ कलमा पढ़ ले, ये कर रहे, उन लोग गाना गा रहा, एक दूसरे का शिकायत कर रहा, तो यार वो ऐसा है ये, और हम सोच रहे कि यार इन लोग कोई टेंशन नहीं, जान का सवाल है। अब होने के बाद फिर सब हो गया, बोला कि हाँ चलो हाँ कर दो, सिलाई कर दो, हो गया हाँ ठीक है। अब बस बाकी सब हट गया, हाथ वाथ धो रहा, बात कर रहा, नहीं कल हम नहीं आएंगे, हम तो बोल दिए, इतना बेला तक हमसे नहीं होगा भाई काम। मतलब जो जूनियर डॉक्टर तो एक ही रहता है ना, बाकी सब तो जूनियर उसका हेल्पर रहता है। बोला नहीं हम तो बोल देंगे, डॉक्टर चलेगी अपना काम हम करे, स्टिच कर रहे लोग, बोला नहीं हम तो बोल दिए, हमसे इतना बेला तक काम नहीं होगा भाई, हमको ये नहीं कर सकेंगे हम। अब वो लोग में नॉर्मल अपना घर का बात चल रहा, वो लेट आए, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा, हमको बोल रहा, ये बोल रहा, और हम अपना ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे। तो क्या उन लोग के लिए रोज़ क्या काम है, तो उन लोग को कैसे इंटर्नशिप की उन लोग का आदत हो गया है। समझ में आए बात, सेम हम लोग की तरह भी होते हैं। अब कोई स्टूडेंट आया या कोई गार्जियन कॉल किया, मेरा बच्चा का पढ़ाई बहुत वीक है, फेल हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है भेजिए, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। अब उसके लिए बहुत सीरियस मैटर है, जो उसका बच्चा का पढ़ाई खराब हो गया, फेल हो सकता है, करियर का सवाल है। अब हम तो डेली देख रहे कोई ना कोई पास फेल हो ही रहा, तो मेरे लिए वो कोई बहुत बड़ा सीरियस मैटर नहीं है ना। तो इंटर्नशिप से ऐसे यूज टू कराया जाता है, समझ में आया, इंटर्नशिप से यूज टू कराया जाता है वर्क को। और आ जाता है और क्या क्या, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जॉब रोटेशन, ये सब ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। मतलब तुमको अलग अलग काम में, जैसे कि KFC एंड ऑल में होता है जॉब रोटेशन, देखना तुम ये हफ्ता काउंटर में है ये, अब दूसरा हफ्ता वो अंदर में बना रही है, उसके बाद कोई डिलीवरी कर रहा है। तो जॉब रोटेशन ये भी एक तरीका है ट्रेनिंग का, कि सब चीज़ का ट्रेनिंग मिल जाए तुमको। तो ये सब क्या, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब में रह कर ट्रेनिंग दिया जाता है। अब आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का सबसे मेन है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या रहता है, क्या किया जाता है, एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर में ले जाकर तुमको ट्रेनिंग दिया जाता है, मशीन इक्विपमेंट समझाया जाता है, देखो ये मशीन ऐसे ऑन होगा, ऐसे बंद होगा, ऐसे ये होगा, अलग जगह में। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में ना, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में एयर होस्टेस लोग का भी ट्रेनिंग इसी तरह से होता है। एक डमी प्लेन है, प्लेन की तरह पूरा
इंटीरियर बना दिया, अब वहीं पर उन लोगों का ट्रेनिंग हो रहा है। एक्चुअल प्लेन नहीं है, प्लेन की तरह पूरा सेटअप है। क्लासरूम, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, ये सब भी जो कॉन्फ्रेंस हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का जो ट्रेनिंग होता है बीएड का, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रहता है। ऑन द जॉब इंटर्नशिप भी आता है बाद में, लेकिन ज़्यादातर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रहते हैं। हम लोग को क्लास में बैठाकर बताया जाता है कि बच्चा को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। इसलिए देखो आधा से ज़्यादा टीचर पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि उसको क्लास में बैठ के पढ़ाया गया। जब वो क्लास जाता है तो वहाँ पर वो चौक फेंक रहा, वहाँ से पानी उड़ा रहा, वहाँ से बिल्ली का आवाज़ निकाल रहा। अब यहाँ टेंशन में, ये सब तो क्लास में सिखाई नहीं गया था कि बिल्ली का आवाज़ निकालेगा तो शांत कैसे करवाना है होता है ये सब। तो क्या ये सब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गया। फिर तुम्हारा केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या रहता है ना, ये जनरली तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तुमको एक प्रॉब्लम दे दिया गया, अच्छा ऐसा सिचुएशन है, अब बोलो तुमको कैसे करके इसको सॉल्व करोगे। तो अब वो बताएगा हाँ ऐसे करके सॉल्व होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये सब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब समझ में आ गया, 2-4 इसका एग्जाम्पल। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब समझ में आ गया, 2-4 इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है तुम्हारा स्किल्स, तुम्हारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में अपलिफ्टमेंट आना। तुम डेवलप कर रहे हो, क्या मतलब है कि तुम्हारे स्किल्स में डेवलपमेंट आया, तुम्हारे स्किल्स में इंक्रीमेंट आया, तुम्हारा स्किल्स और अच्छा हो गया, बेटर हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना है, ठीक है। चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, हम तुमको ट्रेनिंग किए तो इससे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा मिल रहा है इससे। पहला फायदा हायर प्रोडक्टिविटी। तुम अगर ट्रेंड रहोगे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा, है ना। एक अनट्रेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम पढ़ाने बैठे, अचानक से उठे फूटे और पढ़ाने बैठ गए, और एक टीचर है जो ट्रेनिंग लेके आया, सम्स वम्स घर से सॉल्व करके आया, देख के आया एक्सरसाइज, और वो पढ़ा, तो दोनों में से कौन अच्छा पढ़ाएगा, वो ज़्यादा बेटर पढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि वो ट्रेंड है। समझ में आ रहा बात। तो हायर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। दूसरा इकोनॉमी ऑपरेशन, सस्ता में काम कर देगा वो जो ट्रेंड एम्प्लॉय रहेगा, है ना। अब जब बहुत सारी लड़की लोग जो नए नए किचन में जाती है बनाने के लिए, कितना वेस्टेज करती है, कि वो भी नए नए सीख रही है ना। उसका चाय भी फूट के गिर जाएगा, दाल भी जल जाएगा, भात कड़ा हो जाएगा, कभी पूरा गीला हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेंड है, अब अगर वही मान लो मम्मी बना रही है, तो क्या वो ट्रेंड है, वो कम समय में भी बना देगी, है ना। बिना दूध का भी चाय बन जाएगा, चीनी नहीं भी रहेगा तो भी बन जाएगा। क्यों, बिकॉज दे आर ट्रेंड। क्लियर हुआ पॉइंट। तो जो ट्रेंड एम्प्लॉय रहेगा वो लोग तुम्हारा काम को कम में कर देगा। नोटिस किया होगा अपना अपना घर में तुम लोग। थर्ड है रिड्यूस सुपरविजन। जो ट्रेंड एम्प्लॉय है उसके पीछे ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है तुमको, है ना। तुमको बार बार पीछे पीछे घूमना नहीं पड़ेगा, ये सही कर रहा तो सही कर रहा तो, क्योंकि वो ट्रेंड है, उसके ऊपर ज्यादा सुपरविजन देने का जरूरत तुमको नहीं है। हायर मोरल, ट्रेंड एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब तुमको पता है ये काम तुमको आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो कॉन्फिडेंटली जाओगे, सीना चौड़ा करके, तुम डर के थोड़ी रहोगे। अगर कोई बोलेगा नहीं ऐसे नहीं होगा, तुम बोलेगा नहीं ऐसे ही होगा। क्यों, क्योंकि तुमको पता है तुम ट्रेंड हो। अब तुम ट्रेंड नहीं हो, तुम कर रहे हो। जैसे कि पढ़ाई में भी होता है, बहुत सारे कोई स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, वो कॉन्फिडेंट है, उसका प्रैक्टिस किया हुआ चैप्टर, तो कोई दूसरा उसका दोस्त बोलेगा नहीं यार गलत बना रहे हो, बोलेगा नहीं सही बना रहे, गलत नहीं है। लेकिन अगर वो ट्रेंड उतना अच्छा से नहीं है, वो सम्स बना रहे, पीछे वाला बोल दिया तो गलत बना रहा है, वो टेंशन में आ गया, गलत बना रहे, ठीक है काट देंगे। होता है ये सब चीज़। तो बेटर सेफ्टी, जो ट्रेंड एम्प्लॉय रहेगा वो सेफ रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है। वो ना अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा ना किसी और को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। मान लो इलेक्ट्रिशियन आया घर में, ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन है, वो पता है उसको, मान लो कोई हम लोग करने लगेंगे तो क्या होगा, समझ लो, होगा ना। एक बार हमसे हो गया था, मेरा एमसीबी उड़ गया था। क्या तो हम करने गए थे, खोल के वो निकालने गए थे, फट हुआ, फट से यहाँ से
बंद। फिर इलेक्ट्रिशियन आया, उसको बताया नहीं कि हमसे ऐसा, बोले देखिए ना अचानक से ऐसा ऐसा हुआ, क्या होगी। ठीक है। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, जो ट्रेंड एम्प्लॉय है उसका ग्रोथ का चांसेस ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अनट्रेड एम्प्लॉय। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। ये चैप्टर से रिलेटेड आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो ऑफ कर दो, पढ़ना चालू करो। ठीक है, पढ़ना चालू करो। बीएसटीडी में टोटल कितना चैप्टर है?